मित्रों, चीन के अलावा भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके सामने मंदी की समस्या आने वाली है। यूरोप के कई देशों में मंदी की आशंका जताई जा रही है। इनमें जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे अमीर देश भी शामिल हैं। ये देश यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अगर यहां मंदी आई तो दुनिया के दूसरे देशों तक फैलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। ईरान वॉर से अरब के देशों को सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध के कारण अरब देशों की जीडीपी में 120 अरब डॉलर से 194 अरब डॉलर यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से 16 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आएगी। अरब देशों की जीडीपी में लगभग 4% से लेकर 6% तक की गिरावट आएगी। कुवैत और कतर जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में 14% तक की गिरावट होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। यूएनडीपी के मुताबिक युद्ध की वजह से अरब देशों में 37 लाख नौकरियां जाएंगी और लगभग 40 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे। मित्रों, इन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं जो वहां नौकरी करते हैं। वहां की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो हमारे देशों के लोगों पर भी इसका असर होगा। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के टूरिज्म सेक्टर को प्रतिदिन करीब 60 करोड़ डॉलर यानी लगभग 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सोचिए, ये सिर्फ 4 हफ्तों के युद्ध का अनुमान है, जबकि युद्ध के लगभग 6 हफ्ते बीत चुके हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा नुकसान यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश को होगा, जो दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिने जाते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2026 में खाड़ी देशों की विकास दर नेगेटिव में चली जाएगी, यानी इन देशों में मंदी का खतरा सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? जो देश पेट्रोल डॉलर की कमाई से मालामाल रहते थे, उन्हें इस युद्ध ने मंदी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। मंदी की आशंका से अमेरिका भी नहीं बचा है। बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू करने के बाद ट्रंप इससे अमेरिका को बाहर निकालने में नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मंदी की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से अगले 1 साल में अमेरिका में मंदी की आशंका 49% है। वहीं गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में मंदी की आशंका 30% है, जबकि युद्ध से पहले मंदी की आशंका 25% थी। यानी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंकने वाले ट्रंप अमेरिका को भी आर्थिक मंदी की तरफ ले गए हैं। वैसे भी हर बड़े तेल संकट के बाद अमेरिका में मंदी आने का ट्रेंड रहा है। 1973, 1979 और 1990 के तेल संकट के बाद अमेरिका में मंदी आ चुकी है। मंदी की आशंका को लेकर दुनिया के देशों को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। हाई रिस्क यानी सबसे ज्यादा मंदी की आशंका वाले देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। ये सभी देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं। ये युद्ध में भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनके यहां मंदी दस्तक देने वाली है। मॉडरेट हाई रिस्क यानी ज्यादा आशंका वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश हैं। यहां आपको दुनिया में मंदी की आशंका भी जाननी चाहिए। जेपी मॉर्गन के मुताबिक दुनिया में मंदी की आशंका 40% है, जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह आंकड़ा 30% है। मित्रों, भारत भी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। भारत कच्चे तेल और गैस के आयात के मामले में खाड़ी देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी मंदी की चपेट में आती है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। मूडीज ने 2026-27 के लिए भारत की विकास दर कम कर दी है। पहले 6.8% का अनुमान लगाया गया था, जिसे अब घटाकर 6% कर दिया गया है। दूसरी तरफ महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। पिछले साल के 2.4 की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में 4.8% का अनुमान लगाया गया है। मित्रों, युद्ध का असर भारत में महंगाई के आंकड़े पर दिखने भी लगा है। आज आए आंकड़ों के मुताबिक मार्च में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.4% पहुंच गई है, जबकि इससे पहले फरवरी में यह 3.21% थी। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दामों का बढ़ना है। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के सामानों की महंगाई मार्च में बढ़कर 3.87% पर पहुंच गई। फरवरी में यह आंकड़ा 3.47% था। यह स्थिति उस वक्त है जब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। डीएनए मित्रों, जब हम मंदी की बात कर रहे हैं तो आपको उस आखिरी आर्थिक मंदी के बारे में भी पता होना चाहिए जिसका दुनिया ने सामना किया था। आपको पता होना चाहिए मंदी कैसे दुनिया बदल देती है, किस तरह और कितनी तेजी से वो दुनिया की सीमाओं को तोड़कर आपकी जेब, आपके रोजगार तक पहुंच जाती है। वो आर्थिक मंदी 2008-2009 में आई थी।
इसे 1930 के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट कहा जाता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस मंदी का सामना किया होगा। कई मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस मंदी का प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा। यानी मित्रों, आप याद कीजिए, उस मंदी को लेकर बेल आउट पैकेज पर चर्चा के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक बयान काफी चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था, अगर पैसा नहीं बहाया गया तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। इस मंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। बैंक ने उन लोगों को भी होम लोन दे दिए जो असल में चुका नहीं सकते थे। बाद में अमेरिकी बैंकों ने इन जोखिम भरे लोनों को नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैक करके दुनिया भर के निवेशकों को बेच दिया। घर के दाम गिरने से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गए। इसकी वजह से जो संकट शुरू हुआ, उसके कारण दुनिया के शेयर बाजार 40 से 50% तक गिर गए। सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 के नीचे आ गया, यानी 62% की गिरावट आई थी। 2009 की पहली तिमाही में दुनिया की जीडीपी पहली बार नेगेटिव में चली गई और आधिकारिक रूप से मंदी का ऐलान करना पड़ा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार दुनिया को $50 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि उस वक्त अमेरिका की जीडीपी $15 ट्रिलियन से भी कम थी। सोचिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 3 गुना से भी ज्यादा का नुकसान पूरी दुनिया को हुआ। आईएमएफ के अनुसार 2007 से 2010 के बीच 3 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। अकेले अमेरिका में 88 लाख लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, गंवानी पड़ी। यह आंकड़ा न्यूयॉर्क की उस समय की आबादी के बराबर था। भारत में बैंकिंग संकट नहीं आया, लेकिन आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर में छटनी हुई। साथ ही भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई। मित्रों, इस मंदी से उबरने में दुनिया को 5 से 10 साल का समय लगा। 2008 की मंदी के दौरान ही तेल का दाम सबसे महंगा हुआ था। जुलाई 2008 में तेल की कीमत $148 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। यह रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन इस बार $200 तक जाने का दावा किया जा रहा है। सोचिए तब मंदी की स्थिति क्या होगी। मित्रों, हॉर्मुज की नाकेबंदी के पीछे अमेरिका का मकसद चीन को परेशान करना है, लेकिन चीन ने मंदी से निपटने के साथ साथ अमेरिका को भी जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी। चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ के निर्यात पर पहले से पाबंदी लगा रखी है, जबकि इनका इस्तेमाल हथियारों के निर्यात में काफी होता है। एक टॉमाहॉक मिसाइल में 20 किलोग्राम रेयर अर्थ का प्रयोग होता है, लेकिन इसके लिए वो चीन पर निर्भर है। अगर चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदी और सख्त कर दी तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री को युद्ध के समय सबसे बड़ा झटका लगेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पे जो नाकेबंदी कर रहा है वो चीन के लिए कर रहा है, ताकि ईरान जो चीन को तेल भेज रहा था उन जहाजों को रोक करके चीन पर दबाव बनाया जा सके, और हो सकता है अप्रत्यक्ष तौर पर चीन फिर ईरान पर दबाव बनाए कि वो अमेरिका की शर्तों को मान ले। लेकिन चीन भी 2 कदम आगे है अमेरिका से। उसने जो रेयर अर्थ मेटल्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं अमेरिका के लिए, अब उस पर अपना हाथ कस लिया है। और अगर ये ट्रंप तक नहीं पहुंचे तो फिर सोचिए क्या होगा। हथियार प्रोडक्शन को लेकर ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि अमेरिकी कंपनियां मिसाइल का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगी। आधुनिक युद्ध में जो मिसाइल, ड्रोन और रडार सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, उनमें गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और टंगस्टन जैसी धातुओं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये अमेरिका के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये चीन के कंट्रोल में है। चीन ने पहले ही कह रखा है कि वो सेना के इस्तेमाल के लिए अमेरिका को इन धातुओं का निर्यात नहीं करेगा। यानी चीन युद्ध के समय अमेरिका में हथियारों की कमी लाने के इरादे से काम करेगा। रेयर अर्थ को आप चीन का हॉर्मुज भी कह सकते हैं। जिस तरह ईरान हॉर्मुज को हथियार बनाकर ट्रंप को अपनी शर्तों पर एक्सरसाइज करा रहा है, ठीक उसी तरह रेयर अर्थ वाले हॉर्मुज से चीन भी ट्रंप को पस्त करने की कोशिश में लगा हुआ है।